अस्सलाम वालेकुम, ये है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी पार्ट 1 PSY 312 डियर नॉलेज की तरफ से। पिछली वीडियो में हमने नर्वस सिस्टम को डिस्कस किया। इसके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, काफ़ी डेफिनेशंस और एक्सप्लेनेशंस के साथ डिस्कशन हुई हमारी, और उसके अंदर फिर हम फोर ब्रेन को थोड़ा डीपली डिस्कस किया। उसके अंदर हमने सेरेब्रल कॉर्टेक्स डिस्कस किया, फ्रंटल लोब, पेरिटल लोब, टेम्पोरल लोब, यानी कि जो फोर लोब्स हैं वो हमने डिस्कस किया। कॉर्पस कैलोसम हमने डिस्कस किया। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं, ज़्यादा डीप में देखना चाहते हैं, तो फिर आप वो लिंक क्लिक करें और उस वीडियो पे जाएं और मुकम्मल वीडियो देखें, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। इस वीडियो में भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा आप कहें कि थोड़ा सरसरी डिस्कस करेंगे, या थोड़ी ब्रीफ डिस्कशन होगी जो पिछले लेक्चर्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं। नर्वस सिस्टम की मैंने यहाँ पर फ़्लो चार्ट बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसको मैंने थोड़ा जूम करके आपको दिखाना है। नर्वस सिस्टम बेसिकली वो सिस्टम है जिसकी दो मेजर डिवीज़न हुई होती है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इसकी डिवीज़न हुई होती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में फिर आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। आगे फिर ब्रेन में मज़ीद 3 डिवीजन्स हैं, एक है फोर ब्रेन, एक है मिड ब्रेन और एक है हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के अंदर फिर आता है सेरेब्रम, लिम्बिक सिस्टम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन में हम डिस्कस करेंगे रेटिकुलर फॉर्मेशन। हाइंड ब्रेन में भी रेटिकुलर फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला डिस्कस करेंगे। ये हुआ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब आते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की तरफ। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के भी दो मेन डिवीजन्स हैं, एक है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एक है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में फिर आता है एफरेंट नर्वस सिस्टम और इफरेंट नर्वस सिस्टम, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और अच्छा खासा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो हम आगे मज़ीद फिर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। थोड़ी यहाँ पर मेजर डिविजन्स जो है, नॉर्मली ये बहुत ब्रीफ डिवीज़न है जो मैंने यहाँ पर फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, और ये जो है ये इसकी बहुत सिंपल सी डिवीज़न है, यानी कि नर्वस सिस्टम की दो मेजर डिवीजन्स हैं। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम में डिवाइड हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर सिर्फ अलग इसी की बात करें तो इसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। फिर ब्रेन के अंदर फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन आते हैं। फोर ब्रेन की डेफिनेशन है यहाँ पर, द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स ब्रेन रीजन विच कंटेन्स सेंटर फॉर कॉम्प्लेक्स बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस, यानी कि ये आपके ब्रेन का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ब्रेन रीजन है। आपके जितने भी कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होते हैं, आपके जितने भी मेंटल प्रोसेसेस हैं, जितने भी कॉम्प्लेक्स मेंटल प्रोसेसेस हैं, तो फोर ब्रेन जो है वो उसका फोर ब्रेन के अंदर उसके सेंटर्स मौजूद हैं। आगे इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। फोर ब्रेन जो है आपकी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट और सबसे कॉम्प्लेक्स ब्रेन एरिया है, और आप कह सकते हैं कि आपके ब्रेन का जो 90% एरिया है, या जो आपके ब्रेन का 90% है, वो है फोर ब्रेन। इसके अंदर फिर आते हैं थैलेमस, हाइपोथैलेमस और लिम्बिक सिस्टम आता है। लिम्बिक सिस्टम, ये तीन जो है ये आपके फोर ब्रेन के, आप कह सकते हैं आपके फोर ब्रेन का कोर है। सही है। इसके बाद फिर इनकी लोकेशंस कहाँ पर है? इनकी लोकेशन है आपके जो ब्रेन स्टेम है इसके टॉप पे लोकेटेड है। यहाँ पर पिक्चर में देख लें, ये ब्रेन स्टेम जो है इसके टॉप पे लोकेटेड है ये सारे। सही। फिर इन सब के ऊपर, सबसे ऊपर जो है वो आता है सेरिब्रम। सेरिब्रम फिर इन सबसे टॉप पे आता है फोर ब्रेन में। सेरिब्रम को द सीट ऑफ कॉम्प्लेक्स थॉट भी कहा जाता है। फोर ब्रेन के अंदर आते हैं सेरिब्रम, लिम्बिक सिस्टम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम सबसे टॉप पे है, और ये लिम्बिक सिस्टम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस जो हैं वो ब्रेन स्टेम के ऊपर आपको नज़र आएंगे अगर आप ब्रेन स्ट्रक्चर देखें। सेरेब्रम को सीट ऑफ कॉम्प्लेक्स थॉट भी कहा जाता है, क्योंकि ये ब्रेन के वो एरियाज़ यहाँ पर इंक्लूडेड हैं कि जिनका काम आपकी जितनी भी मेंटल एक्टिविटीज़ हैं, मेंटल कॉम्प्लेक्स मेंटल एक्टिविटीज़ हैं, जिसके अंदर लर्निंग आती है, रिमेंबरिंग आती है, थिंकिंग आती है, कॉन्शियसनेस आती है, ये सारा जो है वो सेरेब्रम में आप कह सकते हैं कि ज़्यादा इसके जो सेंटर्स हैं वो सेरेब्रम में मौजूद है, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स या सीट ऑफ कॉम्प्लेक्स थॉट भी कहा जाता है। इसके अंदर फिर आता है
सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेरेब्रल कॉर्टेक्स यानी कि सेरेब्रम का जो सबसे ऊपर वाला लेयर होता है, जो पिछली वीडियो में मैं बार बार एक ही बात कहती जा रही थी सेरेब्रल कॉर्टेक्स के बारे में कि ये बिल्कुल गोभी के फूल की तरह है, क्योंकि एक रिंकल्ड सा सरफेस होता है और एक छोटे से आप कह सकते हैं एक स्कल में इसको बिल्कुल पैक किए हुए बग़ैर सही तरीके से प्रॉपर तय करने के बजाय, जिस तरह किसी ने अखबार को या किसी भी पेज को एकदम से बस उठा के उसको एक छोटे से सरफेस एरिया में फिट करने की कोशिश की हो, इस तरह ये सेरेब्रम भी इसी तरह लग रहा होते हैं। इसके अंदर आपको काफ़ी ग्रूव्स और बल्जेस नज़र आएंगे, काफ़ी रिंकल्स इसके अंदर नज़र आएंगे, कुछ मोड़े नज़र आएंगे। तो ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स। अभी कॉर्टेक्स जो है ये काफ़ी फोल्ड हुआ है, बेंट हुआ है, और एक अगर आप इसको अनफोल्ड करें इस सेरेब्रल कॉर्टेक्स को और अनफोल्ड करके अगर आप इसको खोलें तो ये 1.5 स्क्वायर फीट का एरिया जो है वो पकड़ता है। ठीक है, इस सब को फिर एक स्कल में आप कह सकते हैं एक लिमिटेड वॉल्यूम ऑफ स्कल में इसको फिक्स किया हुआ है। फिर सेरेब्रम के दो हाफ्स हैं इसके अंदर, एक जिसको हम सेरेब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। इस सेरेब्रल हेमिस्फीयर के ये ब्रेन के दो हाफ्स है, एक राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर है और एक लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, जो आगे फिर जब मैं मज़ीद डिस्कस करूँगी तो आप उसका स्ट्रक्चर भी देख लेंगे कि राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर किस तरह होते हैं और लेफ़्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर किस तरह होते हैं। फिर ये जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर हैं ये एक दूसरे से सेपरेट तो हैं लेकिन एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, और जिस चीज़ की वजह से कनेक्ट है उसको हम कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। कॉर्पस कैलोसम ने ये जो एक कम्युनिकेशन वाला काम करते हैं, दो राइट और लेफ़्ट हेमिस्फीयर के बीच में जो कम्युनिकेशन वाला काम है वो कॉर्पस कैलोसम करता है। इसको भी फिर आगे थोड़ा दोबारा डिस्कस कर लूँगी। पिछली वीडियो में वैसे मैंने इसको बहुत डीपली डिस्कस किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, लेकिन इस वीडियो में हम थोड़ी क्विक रिविजन कर रहे हैं। सही, फिर इसके बाद ये जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, ब्रेन के दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर, यानी कि आपके ब्रेन का जो साइज़ है या शेप जो है वो बिल्कुल एक अखरोट की तरह है, एक वॉलनट की तरह। तो अखरोट में आप देख लें कि वो बिल्कुल दो पार्ट्स होते हैं और बीच में कनेक्टेड होता है। तो इसी तरह आप अपने ब्रेन को भी ले लें कि उसके अंदर एक राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर है और एक लेफ़्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर है। अब हर एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर के अंदर अलग 4 डिफरेंट लोब्स हैं। फॉर एग्जांपल ब्रेन का अगर एक पार्ट लूँ तो ये जो फ्रंट वाला साइड है ये फ्रंटल लोब होते हैं, उसके बाद पैरेटल लोब है, उसके बाद ऑक्सीपिटल लोब है और टेम्पोरल लोब है, और हर एक लोब का अपना अपना अलग अलग फंक्शन है। फॉर एग्जांपल अगर आप ऑक्सीपिटल लोब की बात करें तो ऑक्सीपिटल लोब का आपकी विजुअल के साथ काम है, यानी आप कोई चीज़ देख सकते हैं, आपकी जो विजन है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑक्सीपिटल लोब। अगर यहाँ पर खुदा न खास्ता कहीं पर कोई डैमेज कॉज हो जाती है तो फिर विजन में मसला आता है। इसके बाद फिर आते हैं पैरेटल लोब। पैरेटल लोब जो है इसको प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स भी कहा जाता है, और पैरेटल लोब जो है वो ऑक्सीपिटल लोब से जो ये आगे वाला एरिया है इसको पैरेटल लोब कहा जाता है। इसको प्राइमरी सोमैटोसेंसरी भी कहा जाता है क्योंकि आप अपनी बॉडी में जितने सिग्नल्स आप रिसीव कर रहे होते हैं बॉडी के डिफरेंट रीजन्स हैं, तो वो जो आप प्रॉपर तरीके से सेंस कर रहे होते हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ दी पैरेटल लोब। उसके बाद फिर आता है टेम्पोरल लोब, यानी कि ये वाली साइड। अब आप यहाँ पर ख़ुद ही देख लें कि टेम्पोरल लोब अगर आप अपने सर पे अपने कान के साइड वाली जगह पे हाथ रखें तो ऑलमोस्ट ये वाली लोकेशन है टेम्पोरल लोब की। अब जब ये वाली लोकेशन है तो ज़ाहिर है इसका काम आपके हेयरिंग से ही कहीं ना कहीं होता होगा, आपके कान से होगा। तो मैं इसकी मेजर फंक्शनिंग आपको बता रही हूँ। टेम्पोरल लोब जो है इसको प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स भी कहा जाता है क्योंकि इसका काम ज़्यादा जो इसका मेन फंक्शन है वो आपके हेयरिंग के साथ है। आप प्रॉपरली एक चीज़ को सुन सकते हैं, आप प्रॉपरली आपको एक चीज़ की आवाज़ आ सकती है, परसेप्शन आप कर सकते हैं, परसेप्शन ऑफ हेयरिंग दैट इज़ बिकॉज ऑफ द टेम्पोरल लोब। और खुदा ना खास्ता अगर यहाँ पर कहीं पर डैमेज हो जाए तो फिर हेयरिंग में मसला होता है। इसके बाद आते हैं फ्रंटल लोब। ये एक आपको मैं MCQs का आंसर भी बता रही हूँ कि आपके जो ब्रेन के 4 लोब्स होते हैं और उसके अंदर जो सबसे बड़ा वाला लोब है वो है फ्रंटल लोब। सही,
फ्रंटल लोब को प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स भी कहा जाता है। ये बिल्कुल आपके अगर आप अपने माथे पे हाथ रखें तो ये आपका जो फोरहेड है यहाँ पर इसकी लोकेशन है, और ह्यूमन ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट लोब है। और इसके अंदर क्या काम है कि आपकी बॉडी, आपकी मसल्स की जो मूवमेंट है उसको ये कंट्रोल करता है, इसलिए इसको प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये आपकी मसल कॉन्ट्रैक्शन और आपकी मूवमेंट जो है वो ज़्यादातर फ्रंटल लोब ही क्या कहते हैं इसको क्या कहते हैं कंट्रोल करता है। सही है। तो अब आपके ब्रेन के डिफरेंट लोब्स जो हैं उसके अपने अपने प्रॉपर एक फंक्शनिंग्स हैं, और ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, एसोसिएशन है। यानी कि अगर आप एक चीज़ को देख रहे हैं, आप उसको टच भी कर रहे हैं, आपने एक बॉल को देखी है तो आपने अपने ऑक्सीपिटल लोब को यूज़ किया, उसके ज़रिए आपने प्रॉपरली बॉल को देखा, आपने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, आपने उसको टच किया, तो यहाँ पर आपकी पैरेटल लोब और फ्रंटल लोब दोनों काम कर रहे हैं। अब आपने उस बॉल को फेंके, उसकी आवाज़ आप सुने, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द टेम्पोरल लोब। तो आपके ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो एट ए टाइम एक ही एक्टिविटी, आप कोई सी भी एक्टिविटी कर रहे होते हैं, आप उसके अंदर आपका पूरा ब्रेन इन्वॉल्व होता है। अब आते हैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर की तरफ, जो कि दो हेमिस्फीयर्स हैं। इस वीडियो में, इस पिक्चर में आप देख भी सकते हैं। ये ब्रेन पिंक सी लाइन बीच में गई है। ये पिंक सी लाइन बेसिकली डिवीजन शो कर रही है कि उस साइड का जो है अलग लोब है, और ये उस साइड का अलग हेमिस्फीयर है और इस साइड का अलग हेमिस्फीयर है। तो इसको सेरेब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। जो इस साइड वाला है इसको आप लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर कह सकते हो, वो राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। और ये बीच में जो है ये कॉर्पस कैलोसम है, जो मैं आपको कह रही थी कि एक एज अ लिंक ऑफ कम्युनिकेशन काम करता है बिटवीन टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर। सेरेब्रल हेमिस्फीयर की मैंने डेफिनेशन यहाँ पर इंक्लूड की है, द नियरली सिमेट्रिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ्स ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। यानी कि बिल्कुल सिमेट्रिकल इसकी डिवीजन हुई है लेफ़्ट और राइट हाफ में। आपको जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, यानी कि ब्रेन का जो आउटर लेयर था, ये पूरा सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है इसकी जो बिल्कुल सिमेट्रिकल हाफ डिवीजन हुई है बिटवीन लेफ़्ट एंड राइट हाफ, दैट इज़ कॉल्ड सेरेब्रल हेमिस्फीयर। तो अगर आप एक ह्यूमन ब्रेन स्ट्रक्चर को अपने हाथ में उठाएं तो आप नोट करेंगे कि उसके जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स हैं वो काफ़ी सिमेट्रिकल है। राइट और लेफ़्ट हेमिस्फीयर जो हैं वो काफ़ी सिमिलर हैं अपीयरेंस में, लेकिन फिर भी वो आइडेंटिकल नहीं है। यानी कि आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि ये लेफ़्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर है और ये राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर है। तो बाय द एंड ऑफ 1700s उसमें ये ऑलमोस्ट एक कॉन्सेप्ट था कि ब्रेन के जब एक साइड पे कोई इंजरी होती है या ब्रेन का एक साइड अगर डैमेज हो जाए तो उसके जो ऑपोजिट साइड ऑफ द बॉडी है वो पैरालाइज हो जाती है। यानी कि उसकी सेंसेशन में या वो सेंसेशन लूज़ कर लेती है या तो फिर वो पैरालाइज हो सकती है। यानी कि अगर एक बंदे का लेफ़्ट ब्रेन जो है वहाँ पर कहीं पर डैमेज आ जाए तो उसकी राइट साइड ऑफ द बॉडी जो है वो कहीं ना कहीं पैरालाइज हो जाएगी, या तो फिर उसकी वहाँ पर सेंसेशन लूज़ कर जाएगी। फिर 1800s के स्टार्टिंग में ही एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट्स हुए और फिर वहाँ से पता चला कि ब्रेन के अंदर कुछ एरियाज़ भी हैं कि अगर उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाए तो कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस हैं जो कि लॉस्ट हो सकते हैं या लूज़ हो सकते हैं। फिर 1800s में एक कॉन्सेप्ट है कॉर्टिकल लोकलाइजेशन। इसकी डेफिनेशन में यहाँ पर इंक्लूड किए द नोशन दैट डिफरेंट फंक्शंस आर लोकेटेड और लोकलाइज्ड इन डिफरेंट एरियाज ऑफ ब्रेन, ऑल्सो रेफर टू एज लोकलाइजेशन ऑफ फंक्शन। यानी कि आपके डिफरेंट ब्रेन एरियाज़ के अपने अपने फंक्शंस होते हैं, तो उसको लोकलाइजेशन ऑफ फंक्शन या कॉर्टिकल लोकलाइजेशन का नेम दिया गया है। यानी कि आपके ब्रेन का जो पर्टिकुलर एरिया है वो किसी पर्टिकुलर फंक्शन के साथ एसोसिएटेड, यानी कि अर्ली 1800s में ही ये बात जो है क्लियर हो गई थी। फिर 1860s में एक फ्रेंच सर्जन थे, एक न्यूरो एनाटॉमिस्ट थे, प्यूरी पॉल ब्रोका। 1824 से 1880 में अगेन वो एक न्यूरो एनाटॉमिस्ट थे, और वो जिन पेशेंट्स के साथ डील कर रहे थे उनको स्पीकिंग डिफ़िकल्टी थी, और उस
उसके बाद फिर पॉल ब्रोका जो थे उन्होंने ये पता लगाया कि ब्रेन में लोअर लेफ़्ट फ्रंटल लोब है, अगर वो डैमेज हो जाए तो उन लोगों को स्पीकिंग डिफ़िकल्टी होती है। और इसी लोअर लेफ़्ट फ्रंटल लोब को आज ब्रोकाज़ एरिया कहा जाता है, क्योंकि इसके ऊपर काम पॉल ब्रोका ने किया था। और ब्रोकाज़ एरिया जो है ये लोअर लेफ़्ट फ्रंटल लोब है, यानी कि आपके लेफ़्ट हेमिस्फीयर पे मौजूद है, और इसका मेन रोल ही स्पीच प्रोडक्शन में है। इसके बाद फिर आता है कार्ल वर्निक्स इन 1848 से 1905, जो एक जर्मन न्यूरोलॉजिस्ट था, और वो जिन पेशेंट्स के साथ डील कर रहा था उनको स्पोकन या रिटन कम्युनिकेशन में को अंडरस्टैंड करने में डिफ़िकल्टी थी, यानी कि कभी कभी वो मीनिंगलेस या नॉनसेंस वर्ड्स यूज़ करते थे। फॉर एग्जांपल, अगर उनसे पूछा जाता कि हाउ आर यू फीलिंग, तो इसके बजाय शायद वो कुछ और कह देते कि डोंट ग्लोवर, यानी कि आप उनसे पूछना कुछ चाह रहे हैं और वो आपको बता कुछ रहे हैं। तो इस तरह के लोग अगर वो वर्ड यूज़ करें, शायद वो ग्रामेटिकली सही हो लेकिन उसका कोई सेंस नहीं बन रहा था। तो यहाँ पर फिर उन लोगों ने जो ये कार्ल वर्निक था, इसने इसके ऊपर काम किया और फिर पता लगाया कि जो लेफ़्ट टेम्परल लोब है, यहाँ पर अगर डैमेज कॉज हो जाए तो इस तरह के बंदों को फिर रिटन या स्पोकन कम्युनिकेशन को अंडरस्टैंड करने में डिफ़िकल्टी होती है। और इस एरिया को फिर उसने नाम दिया वर्निक्स एरिया, यानी कि आपके ब्रेन का जो लेफ़्ट टेम्परल लोब है उसको वर्निक्स एरिया का नेम दिया गया। तो फिर अगर आप ब्रेन को देख लेफ़्ट और राइट हेमिस्फीयर को देखा जाए, तो स्पीच और लैंग्वेज फंक्शंस जो हैं वो प्राइमरी आपके लेफ़्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर में परफॉर्म की जाती है, और राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर में ऐसा जिसकी कोई फंक्शन, इसकी परफॉर्मेंस नहीं देखी गई। अब एक नोशन है कि एक हेमिस्फीयर जो है वो दूसरे हेमिस्फीयर से ज़्यादा कंट्रोल हासिल है उसको, और यानी कि कोई भी साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग है, कोई भी पर्टिकुलर साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग की प्रोसेसिंग में जो हेमिस्फीयर ज़्यादा इन्वॉल्व है, जिस हेमिस्फीयर को ज़्यादा कंट्रोल हासिल है, तो इस को एक टर्म यूज़ किया जिसको हम कहते हैं लेटराइजेशन ऑफ फंक्शन, जिसको लेटरलाइजेशन भी कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन है द नोशन दैट स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल और कॉग्निटिव फंक्शंस आर प्रोसेस्ड प्राइमरीली ऑन वन साइड ऑफ द ब्रेन, आल्सो रेफर टू एज लेटरलाइजेशन, यानी कि ब्रेन का एक साइड जो ज़्यादा साइकोलॉजिकल और कॉग्निटिव फंक्शन में की प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व है, उसको हम लेटराइजेशन ऑफ फंक्शन कहते हैं या लेटराइजेशन कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि स्पीच एंड लैंग्वेज फंक्शंस आर लेटराइज्ड ऑन द लेफ़्ट हेमिस्फीयर, यानी कि आपकी स्पीच और लैंग्वेज फंक्शंस जो है वो आपके लेफ़्ट हेमिस्फीयर में लेटराइज हो रही है, उसकी लेटराइजेशन ऑफ फंक्शन हो रही है, यानी कि आपका लेफ़्ट हेमिस्फीयर जो है वो ज़्यादा कंट्रोल हासिल करे, उसको ज़्यादा कमांड है स्पीच और लैंग्वेज फंक्शन पे। फिर इसके बाद एक टर्म यूज़ किया जाता है एफाजिया। इसकी प्रोनाउंसिएशन है अफाजिया या एफाजिया। इसकी डेफिनेशन है द पार्शियल और कंप्लीट इनएबिलिटी टू आर्टिकुलेट आइडियाज़ और अंडरस्टैंड स्पोकन और रिटन लैंग्वेज बिकॉज ऑफ ब्रेन इंजरी और डैमेज, यानी कि ब्रेन इंजरी या ब्रेन डैमेज की वजह से पार्शियल या कंप्लीट इनएबिलिटी हो जाए आइडियाज़ को आर्टिकुलेट करने में या किसी भी स्पोकन या रिटन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में बंदे को फिर यानी कि स्पीक इस तरह के फंक्शनिंग में वो इनेबल हो जाए, तो इसको हम एफाजिया कहते हैं। फिर इसके दो टाइप्स हैं, एक ब्रोकाज एफाजिया और एक वर्निक्स एफाजिया। ब्रोकाज एफाजिया जिसको हो जाए उनको डिफ़िकल्टी होती है स्पीच प्रोडक्शन में, यानी कि उनकी कॉम्प्रिहेंशन और उनकी रिटन या वर्बल वर्ड्स जो हैं वो काफ़ी हद तक अनअफेक्टेड होते हैं, उनको अफेक्ट नहीं हुए होते, लेकिन उनकी जो स्पीच प्रोडक्शन है वहाँ पर फिर उनको प्रॉब्लम होती है। और जो वर्निक्स एफाजिया है या एफाजिया है, वो बोल तो सकते हैं, उनको स्पीच प्रोडक्शन में प्रॉब्लम तो नहीं होती, लेकिन उनको करेक्ट वर्डिंग्स में प्रॉब्लम होती है, सही अल्फाज का चुनाव वो नहीं कर सकते। यानी कि आप उनसे पूछ कुछ रहे होंगे, वो आपको बता किसी और तरीके से रहे होंगे, तो यानी कि उनको फिर करेक्ट वर्ड्स यूज़ करने में
प्रॉब्लम होती है, उनको रिटन या स्पोकन कम्युनिकेशन में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। बट यहाँ पर वर्निक्स एफाजिया में उनकी स्पीच प्रोडक्शन जो है वो प्रॉपर चल रही होती है, जबकि ब्रोकाज एफाजिया में उनकी स्पीच प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं चल रही होती। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं, आपको वीडियो पसंद आई है, तो आप वीडियो लाइक कर सकते हैं। अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मज़ीद वीडियोज़ की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं, ताकि जब भी वीडियोस अपलोड होगी आपको एकदम से नोटिफिकेशन आएगी। इसके अलावा वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।